नमस्कार मित्रों, आज एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ब्रेन बूस्टर। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड होने वाले प्रश्नों का मैंने इंक्लूड करा है, जो हर बार क्वेश्चन में आते हैं और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, स्टेट कोई एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन को इंक्लूड करा है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां की संख्या होती है? तो नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डी पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, 300 हड्डियां पाए जाते हैं। और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाया जाता है, ठीक है। अगर आपको पूछा वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां लगभग पाई जाती है, 206, ठीक है फ्रेंड्स, 206। और नवजात शिशु में अगर बात करें तो 300 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ठीक है फ्रेंड्स, सबसे छोटी हड्डी हमारा है स्टेपिज, जो कान में पाया जाता है। एक कान में उपस्थित रहता है स्टेपिज, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं, ठीक है। अगर बात करें आपका सबसे बड़ी हड्डी की, तो हमारा होती है फीमर, ठीक है फ्रेंड्स, फीमर। और ये फीमर जांग में उपस्थित होता है। किसमें रहता है? जांग में रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर बात करें टिबिया नामक, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो टिबिया नामक अस्थि आपका जो घुटना के नीचे वाला हड्डी को बोलते हैं टिबिया, तो पैरों में पाया जाता है फ्रेंड्स। घुटना के नीचे वाला हड्डी को टिबिया हड्डी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी हड्डी अगर बात करें तो फीमर, जो जांग में पाया जाता है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिज, जो कान में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है फ्रेंड्स, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो सबसे मजबूत हड्डी आपको जबड़े में पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, मानव हृदय में 4 कक्ष हैं। कितना है? 4 कक्ष होते हैं। 2 कक्ष राइट साइड में होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 2 कक्ष राइट साइड में होते हैं और 2 कक्ष लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है। हम जो देख रहे हैं तो राइट वाला लेफ्ट होता है, और जो हम लोग लेफ्ट में देख रहे हैं वो राइट होता है, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त शिरा के माध्यम से हमारा इस दाएं चेम्बर में आ जाते हैं, और यहाँ से होकर ये फिर आपका फेफड़ा में चला जाता है। और फेफड़ा से शुद्ध रक्त क्या होता है? शुद्ध रक्त आता है आपका लेफ्ट साइड के चेम्बर में, और लेफ्ट साइड के चेम्बर से जो फेफड़ा से शुद्ध होकर आती है, वो यहाँ से लेफ्ट साइड के फेफड़ा से फिर शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। तो हमारा कुल मिलाकर मानव हृदय में 4 चेम्बर होता है, या कक्षों की संख्या 4 होती है। शिरा से क्या होता है? अशुद्ध रक्त आती है, जो कि आपका दायां चेम्बर में जाके मिल जाता है, और चेम्बर से ये क्या करता है? फिर फेफड़ा में चला जाता है अशुद्ध रक्त। फिर फेफड़ा से होकर क्या करता है? लेफ्ट चेम्बर की ओर आ जाता है, दोनों चेम्बर में। फिर यहाँ से क्या करता है? पंपिंग होके फिर चला जाता है, विभिन्न शरीर में चला जाता है, ठीक है। तो धमनी से होकर शुद्ध रक्त बहती है, और अशुद्ध रक्त बहती है शिरा से होकर, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे कुल मिलाकर कितना कक्ष हुआ? 4 कक्ष हुआ, ठीक है। तो मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न, मानव मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मानव मूत्र, जो हम लोग पीला, हल्का पीला रंग दिखाई देता है, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग जो पानी पीते हैं वो क्या दिखाता है? एक अलग टाइप का रंग है। और जो हम लोग पेशाब के रूप में निकालते हैं, जो मूत्र के रूप में निकालता है, वो क्या है हमारा? उस पे एक तत्व रहता है, किसकी मौजूदगी के कारण वो पीला हो जाता है? तो फ्रेंड्स, यूरोकोमा। क्या है? यूरोकोमा नामक तत्व उसमें मूत्र में उपस्थित होने के कारण वो पीला दिखाई देता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है फ्रेंड्स, कि आपका मूत्र दुर्गंध क्यों होता है, ठीक है। तो हमारा जब ये मूत्र के रूप में निकलता है, उस वक्त ये हमारा दुर्गंध नहीं आती है। लेकिन कुछ देर बाद देखिएगा, जहाँ पे टॉयलेट में दुर्गंध आने लगती। क्यों? ये यूरोकोमा ऑक्सीजन की उपस्थिति
स्थिति में अमोनिया में चेंज हो जाती है। ठीक है, अमोनिया के कारण। तो आपको क्या बोलना है, अमोनिया के कारण वो क्या दुर्गंध होने लगती है। तो यूरोकोमा ही आपका, यूरिया जो होता है, यूरोकोमा मतलब यूरिया, ये क्या करता है, यूरिया क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन होने के बाद अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, और ये अमोनिया जो दुर्गंध आती है, अमोनिया का दुर्गंध आती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड आपका लाल चींटी द्वारा आपका उत्पन्न होता है। इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि चींटी के जो डंक मार देती है तो डंक के साथ क्या करता है, एसिड डाल देता है आपके अंदर में, जिसके कारण हम लोग को देखना हल्का हल्का जलन महसूस होता है। किसके कारण, वो फॉर्मिक एसिड के कारण। तो उत्पन्न करता कौन, लाल चींटी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, और आप नए देख रहे हैं, मेरा चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विनेगर किससे बना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विनेगर बना होता है एसिटिक एसिड। क्या फ्रेंड्स, एसिटिक एसिड, जो कि इसका रासायनिक सूत्र का बात करें तो होता है CH3COOH। ठीक है, COOH, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन डाला, जो बहुत बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और भी बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिलने वाला है जो बहुत ही बार पूछे जाना है। आप अगर अक्सर आप देखते हैं प्रीवियस पेपर को उठा के देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि ये जो भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा, ये सभी प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों का ही इंक्लूड करा मैंने, जो आपको भी ये आने वाले एग्जाम में आपको काम आएगी। ठीक है, वीडियो का अंत तक बने रहे फ्रेंड्स। चलिए, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है। ठीक है, जो बात करता है हम लोग लैक्टिक एसिड। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, और ये दूध में भी वही पाया जाता है। क्या फ्रेंड्स, दूध में भी कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगर आपको कहा कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है दूध में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है केसिन। केसिन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है फ्रेंड्स। अगर आपको पूछा प्रोटीन तब आपको हो जाएगा केसिन, अगर पूछा आपको एसिड तो हो जाएगा लैक्टिक एसिड, और दही में भी लैक्टिक एसिड ही पाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा दूध में कौन से एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, कौन से एंजाइम पाया जाता है, तो आपका रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड्स। रेनिन नामक एंजाइम दूध में पाया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि दूध दही में परिवर्तन कौन करता है, तो यह एक बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स, BCG। ठीक है, तो ये BCG एक क्या है, एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक प्रश्न से आपको 4 से 5 उत्तर भी मिल रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन भी बन रहा है, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला प्रश्न है 8, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है। नींबू में साइट्रिक एसिड उपस्थित होने के कारण खट्टा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज जानिए, जिसका पीएच वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में पूछता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, 7 से कम होगा तो एसिडिक इन नेचर, अगर 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक इन नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सारे आपको पीएच वैल्यू याद कर लेना है, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, और जिसका ज्यादा कम पीएच वैल्यू होगा उतना ही वो एसिडिक इन नेचर होगा, और जिस तत्वों का या एसिड का जिस तत्वों का आपका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भोपाल गैस में त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या था फ्रेंड्स, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये बार क्वेश्चन पूछे जाने पर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये आपको स्टार मार्क कर लेना है। ठीक है, चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में, सभी फलों में जो भी फल होता है उसको साइट्रिक फल भी हम लोग कहते हैं।
ठीक है, चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के किरणों को तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य के किरणों को तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए एक्टिनोमीटर कहा जाता है। एक्टिनोमीटर उपकरण है एक, जो सूर्य की किरण की तीव्रता को मापा जाता है। इस चलिए हमारा और क्या है, बैरोमीटर। ये वायुदाब मापने में काम आता है फ्रेंड्स। क्या है? वायुदाब मापने में काम आता है। वायुदाब मापा एक इंस्ट्रूमेंट है जो वायुदाब को मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक्टिनोमीटर से सूरज की किरणों की तीव्रता को मापा जाता है फ्रेंड्स। केस्कोग्राफ भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो पेड़ पौधा के वृद्धि को मापने के लिए यूज में लाया जाता है, केस्कोग्राफ फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको ये सारी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये आप भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 12, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्वों से बना होता है? ठीक है फ्रेंड्स, बिजली का जो फिलामेंट होता है, देखिएगा क्या है, बिजली का बल्ब जो हम लोग ऐसे बिजली का बल्ब होता है उसके अंदर जो एक ऐसा 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 होता है, इसको कहते हैं हम लोग फिलामेंट। ठीक है, ये जो होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसमें उष्मा को शोषण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि उष्मा होता नहीं तो क्या करेगा, टूट फूट जाएगा। क्या करेगा? टूट फूट जाने के कारण फिर वो आपको लाइन ब्रेक हो जाएगा। तो लाइन ब्रेक हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, तो ये तत्व क्या होता है, सबसे ज्यादा उष्मा को शोषण करने की क्षमता होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है फ्रेंड्स कि बिजली का बल्ब का निर्माण किसने करवाया, कि इसका खोज किसने किया? तो ये किया थॉमस एडिसन फ्रेंड्स। याद रखना है, थॉमस एडिसन। ठीक है, एडिसन ने किया था। कौन इसका आविष्कार किया था बिजली का बल्ब? थॉमस एडिसन ने किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से और एक पूछा जाता है फ्रेंड्स, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरा जाता है? ठीक है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरा जाता है फ्रेंड्स? तो बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या करता है? आर्गन गैस भरा जाता है। ठीक है, और आर्गन एक क्या है ये आपको बताना है। कौन सी गैस है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ठीक है, चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? विद्युत हीटर का एलिमेंट क्या है, एलिमेंट किस निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? ठीक है, हीटर में देखिएगा एक तार होता है। क्या होता है? तार होता है। ठीक है, जिसमें आपको एक रेड कलर का हॉट टाइप का दिखाई देता है, हॉट रेड। क्या दिखता है? हॉट रेड कलर का आपको दिखाई देता है। वो क्या करता है, हम ताप प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? ताप का प्रोड्यूस करता है। तो कौन सी धातु की होती है, कौन से धातु का बना होता है? तो फ्रेंड्स ये नाइक्रोम धातु का बना होता है। ठीक है, इसमें नाइक्रोम धातु का प्रॉपर्टीज क्या है कि नाइक्रोम धातु में इसका उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है, इसीलिए उच्च गलनांक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उच्च गलनांक होता है। इसका मतलब है कि नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम तार जो धातु है वो क्या करता है, उसमें क्षमता है कि बहुत अधिक तक ताप को ये करके बाद ही गलनांक गल जाता है, इसलिए उच्च गलनांक होता है और उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो फ्रेंड्स हम लोग जो घरों में एक देखिएगा बोर्ड में एक रेड कलर का लाइट आपको ब्लिंक करते रहता है, वहां पे क्या रहता है, एक फ्यूज लगा रहता है। फ्यूज लगा रहता है। फ्यूज क्या करता है, जब अधिक हमारा वोल्टेज घरों में पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, वो परिपथ को टूट जाता है, परिपथ को टूट जाता है, जिसके कारण बिजली फिर हमारा घरों के जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट अप्लायंस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को हम लोग सुरक्षा रखने के लिए क्या करते हैं, हम लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं। तो वो जो बनाया जाता है फ्यूज तार, क्या चीज का लिए बनाया जाता है, क्या चीज से बनाया जाता है? आमतौर पर सुरक्षा टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है जो निम्न गलनांक का होता है। आपका अगर एक टेम्परेचर है उनका, उसको सहने की क्षमता है, अगर उससे ज्यादा आपका उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो वो क्या करेगा, गल जाएगा। तो निम्न गलनांक होता है और निम्न प्रतिरोध होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो जिसके कारण वो थोड़ा भी वोल्टेज जो 440 वोल्टेज हमारा घर में जो भी आता है वो अगर उससे ज़्यादा आ गया वोल्टेज, कभी कभार क्या करता है बाई चांस हम लोग वोल्टेज उतार चढ़ाव होते रहता है, तो किसी कारणवश या बिजली गिरा, लाइटिंग होना का टाइम क्या करता है करंट का क्या वोल्टेज का हमारा क्या करता है अधिक हो जाता है, जिसके कारण वो तोड़ देता, परिपथ को टूट जाता है, जिसके कारण हमारा अप्लायंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्लायंस जो हम लोग घरों में यूज करते हैं उसको हम लोग सुरक्षित रखा जाता है, इसीलिए हम लोग फ्यूज का तार का उपयोग करते हैं। ठीक है, वो जो होता है फ्यूज तार हमारा टीन और शीशे का एक मिश्र धातु से बनाया गया तार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है क्या? तो निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए क्या हम लोग कौन सी लेंस का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन में पूछा है। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस के द्वारा हम उसका उपचार करते हैं। फ्रेंड्स क्या अवतल लेंस का यूज करके हम निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष होता क्या फ्रेंड्स? ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे निकट लिखा हुआ ना, तो आपको यहाँ याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। निकट जहां पे लिखा रहेगा उसका दोष क्या है, तो आपको उल्टा हो जाएगा। निकट जहां निकट दृष्टि दोष है ना, तो उसका दोष किस कारण हुआ है, तो दूर की वस्तुओं को क्या करता है, निकट है तो उसका जस्ट उल्टा क्या दूर, तो दूर की वस्तुओं को अच्छी तरह से धुंधला अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो प्रकाश क्या करता है, किसी वस्तु के परावर्तन के कारण हमारा आंखों में चली जाती है और वो रेटिना पर वो प्रतिबिंब बनता है। फ्रेंड ठीक है, वो रेटिना पर जाके क्या करता है, प्रतिबिंब बनता है। तो क्या होता है, ये रेटिना से आगे ही प्रतिबिंब बन जाता है, जो कि रेटिना पर बनने प्रतिबिंब हमारा अवश्य है कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, बट किसी कारण बस वो क्या करता है, चौड़ा हो जाने के कारण उसका जो पुतली होता है, हमारा जो आंख का पुतली है वो पुतली का चौड़ा हो जाता है, किसी कारण बस उसका रेडियस चौड़ा हो जाएगा, तो यहाँ तक रेटिना तक पहुंचेगा ही नहीं, क्या करेगा, चौड़ा हो जाएगा, तो क्या करेगा, पुतली पर ही बन जाएगा प्रतिबिंब, जिसके कारण उसका आगे ही बन जाने के कारण उसको धुंधला दिखाई देने लगता है। क्या करता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, और उस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर निकट दृष्टि दोष बहुत अधिक हो गया है और उसको हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करके अगर उपचार नहीं कर पाए तो फिर वो मोतियाबिंद में बदल जाती है। फ्रेंड्स ठीक है, ये बच्चों में अधिकतर होने वाली बीमारी है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष है कि दूर की वस्तुओं को, देखिए निकट दृष्टि तो दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाएगा, अगर बोलेगा दूर दृष्टि ठीक है तो वो निकट की वस्तुओं को देख नहीं पाएगा, जस्ट उल्टा है। फ्रेंड्स याद करने का तरीका, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है निकट दृष्टि दोष वाले किस वस्तु को देख नहीं पाएगा, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति आपको दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और दूर दृष्टि दोष वाले क्या करें, निकट की वस्तु को देख नहीं पाएगा, जस्ट उल्टा होता है फ्रेंड्स। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करके हमारा क्या करते हैं, उसको दोष को हम लोग उपचार कर सकते हैं, बट निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करके हम लोग उपचार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, निकट दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं मायोपिया, क्या बोलते हैं, मायोपिया भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ये भी आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न वही है कि दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या, तो उत्तल लेंस का प्रयोग, दर्पण नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमारा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और नया देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग से मेरा अनुरोध है। चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं कौन सी? दाढ़ी बनाने के लिए हमारा जो उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सी काम किया जाता है, अवतल दर्पण में। डॉक्टर में जो क्या होता है, दंत चिकित्सक होता है, वो भी क्या करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होता है? तो फ्रेंड्स ये अपवर्तन के कारण होता है। क्या है, अपवर्तन के कारण ये छड़ी क्या मुड़ी हुई, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। देखिएगा आप कभी रखिएगा, आप अच्छा ये पानी, शुद्ध पानी किसी
आप बर्तन में रखिए, देखिएगा छड़ी डालिए तो आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। वो कारण क्या है? तो अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, जो अंतिम प्रश्न का फर्स्ट वाले क्वेश्चन, प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फ्रेंड्स। ठीक है, देखिएगा प्रकाश की गति, हम लोग कभी बिजली जब चमकता है तो हम लोग देखते हैं कि गर्जन बाद में होता है, बिजली का लाइट पहले हम लोग को लाइटिंग पता चल जाता है। क्यों? कि जो साउंड है, वो जो साउंड हम तक पहुंचने से पहले बिजली के जो लाइट है, उसके जो प्रकाश है हम तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि साउंड से ज्यादा प्रकाश की स्पीड होती है, कि इतना स्पीड आती है, कितना स्पीड कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि 3 और क्या है 820, इतना मीटर, 1 मीटर 1 सेकेंड में इतना मीटर को क्या करता है, वो स्पीड से आती है, हम तक पहुंचती है, जो कि साउंड से बहुत गुना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगले प्रश्न जो अंतिम प्रश्न होगा, और वीडियो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अब तक सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंच सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम में संभावना है कि आ सकता है क्वेश्चन। तो ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? प्रतिध्वनि का मतलब होता है इको। ठीक है, अगर आप इन प्रतिध्वनियों से आप परिचित नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्रतिध्वनि किसको कहा जाता है। अगर हम लोग रियल लाइफ से रिलेट करें तो प्रतिध्वनि, जैसे हम लोग कहीं पहाड़ों पर सामने गए, कोई आवाज दी है तो बार बार क्या करता है, वो जो आवाज है फिर रिटर्न आ जाता है हमारे पास। देखिए कोई माइक में भी होता है, क्या होता है, एक आवाज आने लगता है, जैसे हेलो किए तो फिर हेलो 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 आता है। ये ध्वनि क्या है? प्रतिध्वनि कहलाता है। तो ये किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण होता है फ्रेंड्स। क्या? परावर्तन के कारण। ध्वनि क्या करता है? ध्वनि एक तरंग है, ध्वनि एक तरंग है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, किसी वस्तु से, जब किसी वस्तु से टकरा जाएगा, मतलब परावर्तन का, ओके, फिर आप ही के पास पहुंच गए तो उसी को कहते हैं प्रतिध्वनि। तो किसके कारण हुआ? परावर्तन के कारण। और आप जहां पे खड़े हैं, आप अगर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और जहां पे जिस वस्तु से टकराएगा उसके बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए, तभी आपको इको होगा, प्रतिध्वनि सुनाई देगा। आइंदा आपको 17 मीटर से, या तो फिर आप सामने हैं तो फिर आपको प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगा। ठीक है, 17 मीटर से हो सकता है ज्यादा, लेकिन 17 मीटर मिनिमम होना चाहिए आपको परावर्तक सतह और साउंड प्रोड्यूस होने वाली सोर्सेस के पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।